स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रही हूँ क्लोज के बारे में। तो देखिए बेटा, जो क्लोज है हमारा, ये क्या कहता है, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्लोज क्या है? क्लोज खुद एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है बेटा ये? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, जो कि क्या रखता है अपने साथ, विच कंटेन ए सब्जेक्ट। इसके पास क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा और ए वर्ब मिलेगा। ठीक है, वर्ब आप प्रेडिकेट भी इसमें राइट कर सकते हो, ठीक है, या फिर इंफिनिटिव वर्ब भी आप राइट कर सकते हो, वो भी आपका सही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, क्लोज क्या है बेटा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड से शब्दों का समूह है। लेकिन खास बात क्या है, इसके पास विच कंटेन्स ए, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो नॉर्मल सी बात है बेटा, हमारा सेंटेंस वहां पर कंप्लीट होता है और उसका मीनिंग निकलता है। तो क्लोज के पास खास बात क्या है, इसके पास सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है। जबकि फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। फिर से ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जो फ्रेज होता है ना, उसके पास सब्जेक्ट नहीं होती है और ना ही उसके पास कोई वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब किसके पास है? हमारे क्लोज के पास है। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लोज के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लोज के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज, सेकंड है आपका डिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, आप इसमें ना मेन प्रिंसिपल भी बोल सकते हो या मेन क्लोज भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, मेन क्लोज या मेन प्रिंसिपल, ये भी इसी के नाम है बेटा। ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्लोज हो गया ये। यहां पर आप इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके नाम है? ये इन्हीं के नाम है। तो अब देखिए, क्लोज के हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। जैसे कि आपको बेटा नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट को लिखती हूँ मैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, जो खुद ही मालिक होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और जहां पर डिपेंडेंट का मतलब है जहां पर किसी को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों ध्यान से सुनना, जहां पर किसी को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो होता है डिपेंडेंट, यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर है? दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, वो हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज। चलिए मैं आपको इन दोनों का एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी मेट द मैन, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। She met the man who had helped her. Who had helped her. अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, आपको ना सेंटेंस, मैंने एक ये कंप्लीट सेंटेंस लिखा है ना, लेकिन देखिए इसको ध्यान से। She met the man, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट बनता है ना। क्या कहता है? देखिए सी क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेट क्या हो गया बेटा, ये होगी आपकी वर्ब, और दी मैन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो इस सेंटेंस में काम कर रही है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो इस प्रकार से अगर हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते तो भी ये हमारा पूर्ण वाक्य है। क्या कहता है? शी मेट द मैन, वह किससे मिली थी? वह एक व्यक्ति से मिली थी, यानी सेंटेंस कंप्लीट है। उसने अपनी बात बता दी, यानी कि पूरी बात बता दी कि भाई मैं एक व्यक्ति से मिली थी। अच्छा, यहाँ पर जो ये सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लीट है, अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो दूसरे की बात हो रही है ना, हु हैड हेल्प्ड हर, यहाँ पर ये है हमारा सेकंड सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, यदि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे, भाई मैंने इसको छुपा दिया है, हाइड कर दिया है, अगर मैंने आपके सामने ये वाला सेंटेंस रख दिया, हु हैड हेल्प्ड हर, क्या समझोगे आप इस सेंटेंस को देखकर? क्या ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है? क्या आपको ये कंप्लीट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ तो होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है।
यहाँ पर हमें कोई हेल्प मिल नहीं रही ना, तो ये क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट वाक्य हो गया, है ना। ये था हमारा फर्स्ट वाला, हो गया हमारा कंप्लीट वाक्य, ये है हमारा इनकम्प्लीट वाक्य। ठीक है बेटा, आप इधर समझ लेना, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है ना। दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया, इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेंटेंस के बारे में पता लग गया। अब इस सेंटेंस, अब इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सा हुआ बेटा, बताना जरा, डिपेंड कौन सा है। बिल्कुल सही, जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है। जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, इस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस की वैल्यू कब बनेगी, इस सेंटेंस की वैल्यू तब बनेगी बेटा जब ये सेंटेंस हम आगे राइट करेंगे। यदि ये सेंटेंस हम राइट नहीं करते ना, तो इस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें इस सेंटेंस को राइट करना जरूरी है, तब जाके ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनता है, और तब जाके हमें पता लगता है कि ये क्या है हमारा, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, और सेकंड वाला हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि ये वाक्य इस वाक्य के ऊपर निर्भर है। तो बेटा आपको अंदर समझ में आया इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज के बारे में, समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डिपेंडेंट क्लोज है बेटा, इसके भी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, डिपेंडेंट क्लोज के कितने पार्ट हैं। एक है आपका नाउन क्लोज, क्लियर है, एक है आपका एडजेक्टिव क्लोज, अदर वन इज एडवर्ब क्लोज। अब इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा। इसके डिपेंडेंट क्लोज यानी कि जो सबऑर्डिनेट होता है ना, सबऑर्डिनेट के 3 पार्ट्स होते हैं क्लोज के अंदर। एक है हमारा नाउन क्लोज, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लोज। ये तीनों क्लोज, ये जो पार्ट्स है, ये किसके पार्ट्स है, ये सबऑर्डिनेट के हैं, ना कि इंडिपेंडेंट के। ये सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको पड़ती है, सबऑर्डिनेट क्लोज को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसने अपने 3 पार्टनर रखे हैं, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्लोज के, मैंने आपके पार्ट्स बताए थे ना। क्लोज के सबऑर्डिनेट के 3 पार्ट्स हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। पहले आप जानेंगे कि नाउन क्लोज होता क्या है। नाउन क्लोज क्या होता है बेटा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज ए नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लोज। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो शब्दों का समूह है ना, वो नाउन के तौर पे काम करता है ना, तो उसको नाउन क्लोज बोला जाता है। जो सेंटेंस में शब्दों का समूह एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, उसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं, और जो एडवर्ब के तौर पे सेंटेंस के अंदर काम करता है, उसको एडवर्ब क्लोज बोलते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल के माध्यम से बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल नाउन क्लोज का, जैसे देखिए, आई नो वेयर ही लिव्स। यहां पर देखिए क्या कहता है, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज किसके लिए काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पे काम करेगा ना। तो देखिए आई नो वेयर ही लिव्स। अब ये देखिए ना, वेयर ही लिव्स, यहाँ पर हमारा जो नाउन है, सेंटेंस में नाउन काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए वेयर ही लिव्स, ये क्या हो गया बेटा, आपका हो गया नाउन क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए, लिव्स क्या है, आपका नाउन है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंजक्शन वर्ड हुआ है, यहाँ पर फिर से प्रोनाउन का यूज किया गया है। यानी यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है, ये कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, आपका हो गया ये नाउन क्लोज। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव क्लोज, जहाँ पर जिस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पे काम चल रहा है या बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। तो देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल हु, आगे देखिए, इज वेरी ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव के बारे में तो आप सब जानते हो, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने। यानी सेंटेंस के अंदर जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई गई है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए, शी इज ए गर्ल, किसकी विशेषता किसकी बात बताई जा रही है, शी इज ए गर्ल, यानी वह उस लड़की की बात बताई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा
खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये हो गया ना बेटा, हु इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, इसी प्रकार से आप एडवर्ब क्लोज के बारे में देखेंगे। एडवर्ब क्लोज में भी क्या है, जो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के तौर पर काम करता है उसको हम एडवर्ब क्लोज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही टेक्स मेडिसिन्स बिकॉज, भाई वो मेडिसिन लेता है, क्यों लेता है, कारण भी बताया गया है। ठीक है, बिकॉज क्या है, ही इज इल, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो बीमार है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टेक्स कर रहा है, क्या ले रहा है, तो विशेषता बताई जा, सॉरी यानी कि जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई गई है, टेक्स कर रहा है, मेडिसिन कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो ये हो गया बेटा आपका एडवर्ब क्लोज। तो इतना आपको समझ में आया बेटा, क्लोज के बारे में समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेज के बारे में। ये क्लोज के एग्जांपल थे। ठीक है, क्लोज में हमने 3 किए हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। जबकि जो फ्रेज क्लोज होता है ना, फ्रेज क्लोज में थोड़ा इससे ज्यादा है। मैं आपको जल्दी से आपको करा देती हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेज क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लोज के एग्जाम्पल किए थे, अब मैं आपको फ्रेज के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए बेटा, फ्रेज के पार्ट्स हैं हमारे इतने सारे हैं, इसमें और भी पार्ट्स हैं, मैंने कम कर रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका नाउन फ्रेज है, सेकंड आपका एडजेक्टिव है, थर्ड एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशनल हो गया, इंफिनिटिव हो गया, जीरेंड हो गया। देखिए बड़े ही अच्छे पार्ट्स है ये, आप इनको समझेंगे आपको अच्छे समझ में आएंगे। पहले आप ये बताओ, जो क्लोज के पार्ट थे वो किसके थे, 2 पार्ट थे ना क्लोज के, एक इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं, जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट क्लोज, उसके पार्ट थे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। बट यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, फ्रेज का कोई पार्ट नहीं है, फ्रेज के डायरेक्ट ये पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए जो फ्रेज है यहाँ पर सेम चीज है, सेम डेफिनेशन है। सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के जो समूह है, वो सेंटेंस के अंदर काम करेंगे नाउन फ्रेज के तौर पर। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव के लिए काम करेगा, एडवर्ब एडवर्ब के लिए करेगा, वर्ब वर्ब के बारे में बताएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन यानी स्थान बताएगा, इंफिनिटिव इंफिनिटिव बता रहा है बेटा, यहाँ पर जीरेंड जीरेंड के बारे में बताएगा। देखिए ये 2 नया टॉपिक होगा आपके लिए, बट ये आपकी बुक में है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये फाइनाइट वर्ब के टॉपिक है। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। फर्स्ट आपका नाउन फ्रेज है। तो देखिए नाउन फ्रेज के अंदर पहली बात तो बेटा, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के पास नो सब्जेक्ट, फ्रेज के पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है एंड नो वर्ब, इसके पास ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, केवल एक शब्दों का समूह है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम सेंटेंस को रीड करते हैं। माय कैट, ये आपका बन गया सब्जेक्ट, इस क्या होगी बेटा, आपकी होगी वर्ब। तो यानी कि इन चीजों को क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। तो यानी कि ये तो आपका है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेज किसके बारे में बात कर रहा है, ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप नाउन देख रहे हैं, यहाँ पर नाउन क्या है आपका, फ्रेंड है। तो ये क्या हो गया बेटा, नाउन है, तो इसलिए ये क्या बन गया, पूरा का पूरा आपका है ये नाउन फ्रेज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर देखिए दी लेडी, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। दी लेडी वेयरिंग ए पिंक साड़ी इज माई मदर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। दी लेडी क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब होगी, यानी कि ये इधर से ये कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, वेयरिंग ए पिंक साड़ी, यानी कि इस लेडी की विशेषता क्या बताई है, जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है ना, वो मेरी माँ है। तो यानी कि इस सेंटेंस की विशेषता क्या होगी, वेयरिंग ए पिंक साड़ी। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एडवर्ब फ्रेज, यानी कि फ्रेज के अंदर एडवर्ब बताना है। तो यहाँ पर एडवर्ब यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताई, यहाँ पर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दी मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया है, टैग्ड हमारी वर्ब हो गई है। तो यानी कि जो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पर देखिए मैन कैसे बात करता है, टैग्ड कैसे बात कर रहा है, यानी क्रिया ये है। अब इसकी विशेषता क्या हुई, ये हुई कि नहीं हुई, इन ए रूड वे, बड़े ही भद्दे तरीके से वो बात कर रहा है। तो यानी कि इन ए रूड वे, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए आपका आता है वर्ब फ्रेज, बड़ा ही अच्छा है, इसको आप समझेंगे, बहुत इजी भी है, ये सबसे आसान यही है। ठीक है, तो देखिए वर्ब फ्रेज, यानी कि यहाँ पर फ्रेज
बात करेगा, वर्ब के बारे में बात करेगा। यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको कुछ नहीं पकड़ना, केवल क्रिया को लेना है। तो देखिए बेबी, ये हमने हटा दिया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये कट कर दिया। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो पहले स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इसके अंदर वर्ब नहीं आती, तो यहाँ पर ये वर्ब फ्रेज कैसे आया? तो बेटा देखिए यहाँ पर ये जो है, हम इसको पहले खोलते हैं। ये क्या है? हैज़ बीन स्लीपिंग। ये क्या है हमारा? मेन वर्ब तो ये होगी हमारी, है ना, मेन वर्ब होगी ना, ये होगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। जो वर्ब फ्रेज होता है ना, वर्ब फ्रेज है ना, किससे मिलकर बना है? अगर केवल वर्ब की बात होती, यहाँ पर केवल अगर मेन वर्ब होती ना, तब हम उसको नहीं लेते, लेकिन ये वर्ब फ्रेज है, यानी इकट्ठा है, जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में मेन वर्ब होती है ना, उसको इकट्ठा करके वर्ब फ्रेज कहते हैं और उसको हम ले सकते हैं। यहाँ पर बात मैंने केवल सिर्फ वर्ब की है, अगर मेन वर्ब होती ना तो हमें नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर तो दो वर्ब को इकट्ठा करके लिया गया है, इसलिए ये वर्ब फ्रेज के अंदर आएगा। इसमें केवल आपकी वर्ब ही आएगी और बाकी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हैज़ बीन स्लीपिंग है ना बेटा, यही केवल आपकी क्या है? ये होगी आपकी वर्ब फ्रेज। आप सिर्फ इसी को अंडरलाइन करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। बड़ा ही अच्छा है ये भी। आपको पता है प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पहले से जो स्थान निर्धारित किया जाता है उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखते होंगे सेंटेंस के अंदर द बुक इज, सेम चीज है। द बुक आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमें वर्ब फ्रेज तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, ये चीज तो हमें कट करनी है, ये तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज को ढूंढना है। तो देखिए प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑन। तो जहां से प्रीपोजिशन वर्ड की शुरुआत हो जाए वहीं से आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऑन द टेबल आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर? ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बताती हूँ सिंपल सी भाषा में। इन्फिनेटिव में पता है होता क्या? इन्फिनेटिव का जो फार्मूला है, जो रूल है, वो है बेटा पहले टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी आपको टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए ना, इसका मतलब वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमें ना तो सब्जेक्ट लेना है ना ही हमें वर्ब लेनी है। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉन्ट होगी हमारी वर्ब, ठीक है। ये दोनों चीज तो हमने कट कर दी। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हम इन्फिनेटिव कैसे लगाएंगे? बेटा आगे चल के देखिए, आगे आपको नजर आएगा टू आ गया। अब देखिए ये मिल गई हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना। यानी कि ये रूल, ये वाला रूल जो मैंने आपको इधर बताया था बेटा, देखो यहाँ पर ये वाला जो रूल है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का जो रूल है, वो रूल यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, ये देखो। यानी कि टू स्विम, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव फ्रेज। तो आप इसी को ही अंडरलाइन करेंगे ना कि आगे करेंगे। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए लास्ट वन आप जल्दी से कर लीजिए, जीरंड फ्रेज। पहले तो आप जीरंड को समझेंगे, जीरंड होता क्या है। जीरंड में हम क्या करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है जब हम एज ए नाउन के तौर पर यूज करते हैं ना, तब हमारा जीरंड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? जीरंड बनता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ना ईट। ईट तो हमारी वर्ब है, लेकिन हमने इसको स्टार्टिंग में लाके क्या कर रखा है? नाउन के रूप में काम कर रखा है। ईटिंग एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर जो ईटिंग एन एप्पल नाउन के लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? एप्पल क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया ना। तो ये ईटिंग एन एप्पल, ये देखिए वर्ब होगी, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, और गुड फॉर हेल्थ इसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको नहीं लिया। ईटिंग एन एप्पल, ये क्या हो गया? आपका जीरंड फ्रेज हो गया। तो बेटा आपके ये कुछ टॉपिक था क्लोज और फ्रेज का, ये आपके फ्रेज के एग्जाम्पल हैं, आप इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप अपने बुक में भी पढ़ेंगे, फ्रेज और क्लोज का आपका टॉपिक बड़ा ही अच्छा आपकी बुक से लिया गया है। ये आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट।